आपको पता है कि दो तरह का हजार्ड है, एक बिहेवियरल हजार्ड और दूसरा है प्रोसेस हजार्ड। वो गाड़ी ब्रश कर गया, चक्का ब्रश कर गया, एक डेगची में भी खाना बनाता है और एक उसके लिए प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं। आप याद करो, जब हम फंक्शन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर पढ़ा रहे थे एज पर द एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, वहाँ आपको बोले थे कि कुछ जॉब में उसका जॉब स्टडी करवाते हैं। यही जॉब स्टडी है जो भी एक जॉब स्टडी है, स्टडी करवाते हैं। और कहीं अगर कोई मॉडिफिकेशन लाना चाहता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग लाएगा, तो पहले उसकी स्टडी होनी चाहिए कि यहाँ ये चेंजिंग से इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। तो यहाँ यही बात बोलता है कि बहुत सारा एक्सीडेंट से होते हैं, भाई आप चेंजिंग लाया लेकिन उसका स्टडी नहीं किया। So HAZOP is a versatile techniques of hazard identification and be effectively used in new plants design and also in assessing the safety of the existing plant operation and to check the operating procedure। इसलिए जब कोई इसे स्टडी अप्लाई करते हैं, जबकि वो न्यू प्लांट डिजाइन होता है, न्यू प्लांट स्टडी में आते हैं या कोई चेंजिंग है, तो इसका स्टडी करना जरूरी है। आप उदाहरण की तरह आगे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा पहले आपको एक उदाहरण दे करके समझाता हूँ ताकि आप इजीली समझेंगे। जैसा कि इस स्टडी में कुछ गाइड वर्ड है, नो, मोर, लेस, एज वेल एज, पार्ट ऑफ, रिवर्स, अदर देन आर अप्लाइड टू ईच स्टेप टू जनरेट द हाइपोथेटिकल डिविएशन टू सी इफ दे एक्चुअली टेक प्लेस, व्हाट कंसिक्वेंस ऑफ द चेंज विल बी देयर। कि कुछ गाइड वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये जो स्टडी करते हैं, कुछ गाइड वर्ड के गाइड किसको बोलते हैं? जैसा कि आप टूर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस, तो गाइड आता है ना, वो गाइड आपको मार्गदर्शन करता बताता है, फिर उसके बारे में बताता है। तो ये गाइड वर्ड हमें हजार्ड की तरफ लेके जाएगा और फिर जब हम उसका विश्लेषण करेंगे, थिंक करेंगे, तो उसका सेफ्टी प्रिकॉशन हमें सजेस्ट करेगा, ये गाइड वर्ड। तो ये गाइड वर्ड इस्तेमाल होगा इसमें, जो कि अदर जगह में हम लोग अब तक इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, तो ये गाइड वर्ड क्या है? नो, मोर, लेस, एज वेल एज, पार्ट ऑफ, रिवर्स, अदर दैन आर अप्लाइड टू ईच स्टेप। कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले मैं अब वहाँ लेके चलता हूँ, उसके बाद अब हम फिर बैक होंगे। मिसाल के तौर पर आप एक पहले देखिए, ये रिएक्टर का पिक्चर है, इसलिए बोलते हैं ये हैजार्ड वही आइडेंटिफाई कर सकता है जिसको उस प्रोसेस के बारे में कुछ मालूमात हो। इसलिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि आप कितना इंजीनियर बन गए, नहीं तो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बहुत सारा इंजीनियर फील्ड है, सिविल इंजीनियर, आप तो हर कोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसा है जो आसानी से आप समझ सकते हैं। सिंपल, आप जब प्लांट में जाते हैं, आप डिस्कस करेंगे कि भाई ये स्टील मेल्टिंग का प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, टरबाइन चल रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या है, और आपका बहुत सारा चीज़ है, बॉयलर है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको पूरा इंजीनियरिंग नहीं समझना, बल्कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ सेफ्टी फीचर है उसको, वो सेफ्टी फीचर अगर फंक्शन नहीं करे, सेफ्टी फीचर का फेल्योर के चलते क्या दुष्परिणाम होगा, उतना तो आप आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ एक रिएक्टर प्लांट का आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, उसका एक यूनिट, छोटे छोटे यूनिट लेकर के उसका स्टडी होता है। ये रिएक्टर है, आप देख रहे हैं ऊपर से शील्ड से उसको वो मेटल का होता है, वो शील्ड है, ये इसका रिएक्टर है। इसके अंदर वो कॉइल वगैरह रहते हैं। उसके बाद इसका से रिफ्लेक्टिव ब्रिक से उसको सील किया हुआ रहता है ताकि उसका हीट से वो डैमेज नहीं हो। तो ये इसका रिएक्टर है। रिएक्टर जनरली इस्तेमाल होता है जैसा कि पावर प्लांट में, पावर जनरेशन में भी। यहाँ यही समझो कि इससे हम लोग को एक इसका जो एनर्जी से प्राप्त होगा, उस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस थर्मल एनर्जी से उसका कूलेंट के मदद से टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन चलता है
और टरबाइन का जनरेटर मोटर का शाफ्ट चलता है और उससे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होते हैं। हमें उधर नहीं जाना वो उसको समझाने के लिए, हम सिर्फ सेफ्टी फीचर के बारे में बात करते हैं कि वहाँ रिएक्टर इस्तेमाल होता है। यही समझो कि रिएक्टर में कोयला का इस्तेमाल नहीं होता है। पहले पावर प्लांट पावर जनरेशन में कोयला का इस्तेमाल होता था। जैसा कि पहले ज़माने में देखते थे कि जो स्टीम इंजन होता था, ट्रेन भी कोयला इस्तेमाल होता था। कोयला से पानी को गर्म करता था, मतलब कोयले का जो हीट एनर्जी से पानी को गर्म करते थे। पानी का गर्म होने से जो स्टीम बनता था, उस स्टीम से इंजन चलता था। तो इन प्लेस ऑफ द कोल रिएक्टर में यूरेनियम वगैरह इस्तेमाल होते हैं। चूँकि न्यूक्लियर फिजन, आप यही समझो कि ये केजी यूरेनियम से उतना टेम्परेचर आपको, उतना हीट एनर्जी मिल सकता है कि 30 मिलियन टाइम मोर देन 1 kg ऑफ कोल। जो ये केजी तो यूरेनियम से उतना हीट एनर्जी प्राप्त हो सकता है जिसका कि 30 मिलियन उसका 30 मिलियन टाइम, मतलब 30 मिलियन केजी मोर कोल, 30 मिलियन टाइम मोर एनर्जी मिलता है इतना। तो यहाँ इसका एक अलग प्रोसेसिंग है, चूँकि ये न्यूक्लियर फिजन के वजह से ये हमें इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलता है। तो यहाँ एक है इनलेट पाइप है, एक है आउटलेट पाइप, इसकी बनावट। और यहाँ टेम्परेचर अलार्म लगे होते हैं, ताकि वो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये अलार्म बजेगा। और इसको ठंडा रखने के लिए, जैसा कि इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप का इनलेट वाल्व क्लोज बटन, इससे इसको थोड़ा ज़रूरत पड़ने से इसको खोला जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, कम किया जाएगा। ये वाल्व का काम ये है। चूँकि मटेरियल, अब मटेरियल जो है, हाँ, जो मटेरियल जिसको एक्टिवेट करना है, यूरेनियम वगैरह जो भी, इसी से जाएगा, ये पाइप से जाएगा, यहाँ जाता है। और इसके लिए ये वाल्व लगा हुआ है। क्लियर? अब चूंकि इसका जो सील्ड है हीट के द्वारा गर्म हो जाएगा तो डैमेज हो जाएगा, डैमेज होगा ना। अंदर में इतना अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगा, गर्म होगा, तो इससे डैमेज होगा। तो इस डैमेज से बचने के लिए यहाँ क्विंचिंग टैंक मैंने ठंडा पानी का टैंक, ये आसान समझो, कूलिंग टैंक जिसको बोलो। क्विंचिंग मैंने बहुत नाम होता, क्विंच का मना होता प्याज भी बुझाना, आग को भी बुझाना, हो ना, उसको क्विंच करना है। तो ये क्विंचिंग टैंक का फंक्शन ये है, यहाँ से पानी कंटिन्यूअसली आएगा ताकि इसको ठंडा रखे। बनावट समझो, एकदम सिंपल सा, एक यूनिट का। अब यहाँ से यह पानी जो आएगा एक पाइप द्वारा आता है, और यहाँ एक वाल्व लगा हुआ है, क्विंच वाल्व, ओपन बटन। जरूरत के हिसाब से वाल्व को खोलेंगे, बंद करेंगे। ये इसकी बनावट है। अब ये बताओ हमें कि क्विंचिंग टैंक, ये जो रिएक्टर है, रिएक्टर डैमेज हो सकता है? यस सर। रिएक्टर डैमेज हो सकता है? यस सर। किन कारणों से? अब ये जो रिएक्टर डैमेज हो सकता है, उसके पीछे कारण क्या होगा? डैमेज टू रिएक्टर ड्यू टू हाई प्रोसेस टेम्परेचर। जब उससे इसका रिएक्टर का अगर टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा तो ये रिएक्टर डैमेज हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो रिएक्टर में बी डैमेज ड्यू टू हाई प्रोसेस टेम्परेचर। अच्छा, अब ये बताइए, हाई, इसके अंदर रिएक्टर में बी डैमेज, ध्यान दो यहां पर, रिएक्टर में बी डैमेज ड्यू टू द हाई प्रोसेस टेम्परेचर। अब ये हाई प्रोसेस टेम्परेचर किन हालतों में हो सकता है? इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या होगा? राइट, कि क्विंचिंग टैंक से पानी नहीं आ रहा है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? कि दूसरा कारण क्विंचिंग टैंक वाल्व डज नॉट ओपन। ये दोनों कारण हो सकता है। पहले यहां देखो कि यहां देखो, रिएक्टर डैमेज टू रिएक्टर ड्यू टू हाई प्रोसेस टेम्परेचर। एक तो नो फ्लो फ्रॉम द क्विंचिंग टैंक से पानी नहीं अगर आएगा,
तो ये ठंडा नहीं होगा, ये डैमेज हो जाएगा। इधर ध्यान दो, एकदम कंसंट्रेट होकर ध्यान दो, नहीं तो आरटीआई एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं,